हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज जो हम करेंगे वो है हमारा 7th क्लास का इंग्लिश का पेपर। और ये हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कूल के बच्चे हैं उनका सरकार के द्वारा दिया गया जो एनुअल एग्ज़ाम है उसकी ये सैम्पल कॉपी है। और आपका जो पूरा पेपर है, पक्का जो पेपर है, फाइनल एग्जाम्स है, वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। और इसमें जो है आपका 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा ये 60 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आपके 4 पोर्शंस आएंगे। अब उन 4 पोर्शंस में क्या रहेगा बेटा, आपका जो पूरा जो पेपर आएगा वो 4 भागों में डिवाइडेड रहेगा। और ये 4 जो भाग हैं जिनमें डिवाइडेड रहेगा उसमें पहला सेक्शन रीडिंग का 14 मार्क्स का, दूसरा राइटिंग का 12 मार्क्स का, तीसरा ग्रामर का 14 मार्क्स का, और उसके बाद 20 मार्क्स का रहेगा लिटरेचर का पोर्शन। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य रहेगा और हर क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि आपने इसमें कितना करना है और कितना नहीं करना है। सबसे पहला वाला जो पोर्शन है वो रहेगा आपका रीडिंग का। रीडिंग में आएंगे आपके 2 पैसेज जो कि आपके 7-7 नंबर के होंगे। और आपने बड़ा ध्यान देना है मेरे बच्चों, आपने ये ध्यान देना है कि हर सेक्शन का जो है जब भी आप करें तो आपने ये ध्यान देना है कि आपने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है और उसमें से फिर आपने आंसर देने हैं। आपके सारे के सारे जो आंसर हैं वो आपके पैसेज में ही होते हैं। अगर आपने पैसेज बड़े ध्यान से पढ़ लिया तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं कि यू विल डू गुड, आप अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा पेपर आप देंगे। ठीक है, तो चलिए, द वर्ड ऑफ पेंगुइन का पहला क्वेश्चन जो है पैसेज। पेंगुइन आर फैसिनेटिंग बर्ड्स दैट लिव मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या है बच्चों, जो पेंगुइन्स हैं वो काफी आकर्षक जो पक्षी हैं और ये किस में रहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। जो हेमिस्फीयर होता है इसका मतलब क्या होता है, गोलार्ध। क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है गोलार्ध। अगर यहाँ पे लिखने का होता है तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इसका मतलब होता है गोलार्ध। ठीक है, ये साउदर्न जो हेमिस्फीयर है, जो गोलार्ध है, उसमें रहते हैं। ठीक है, लिखने में सारा ये जो पेपर है वो खराब हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, आप लिखते रहना वर्ड मीनिंग। ठीक है, स्पेशली इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनलाइक मोस्ट बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की तरह पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते हैं। इंस्टेड दे आर एक्सलेंट स्विमर, और इसके विपरीत जो क्या है ये बहुत अच्छे तैराक हैं। यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स, और इनकी जो पंख होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। टू मूव स्विफ्टली थ्रू द वाटर, और ये पानी में से बहुत तेजी से ये चलती हैं। जैसे दूसरे पक्षियों की जो पंख है वो हवा में तेज चलती हैं, ये पानी में तेज चलती हैं। ठीक है, दे ब्लैक एंड वाइट बॉडीज, उनकी काली और सफेद जो त्वचा होती है, हेल्प देम, उनकी सहायता करती है। ब्लेंड, मिश्रण करना किसमें, इनटू देयर सराउंडिंग, जो उनके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो उनके आसपास की जो जगह है उसमें। नेचुरल फ्रॉम प्रोटेक्शन देयर प्रेडेटर्स, क्या करती है वो उनका प्रोटेक्शन करती है, उनका सुरक्षा करती है। किस चीज से, उनके जो प्रीडेटर्स हैं। जो प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनके शिकारियों से उनकी बचाने में सहायता करती हैं। क्या करती हैं, उनकी ये जो ब्लैक एंड जो वाइट जो बॉडीज है उनकी, ये आसपास में अगर उनका कोई शिकारी हो, शिकारी से बचने में उनकी मदद करती है। देयर आर 18 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स की 18 अलग अलग प्रजाति हैं। द लार्जेस्ट ऑफ देम इज एम्परर पेंगुइन, और उनमें सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो एम्परर पेंगुइन है। विच कैन ग्रो अप टू 4 फीट टॉल, और जो लगभग 4 फुट लंबी हो सकती है। वाइल द स्मॉलेस्ट लिटिल इज ब्लू पेंगुइन, और इन पेंगुइन में जो सबसे जो छोटा वाला जो पेंगुइन होता है वो ब्लू पेंगुइन होता है। और सबसे जो ऊंचा और लंबे वाला होता है वो क्या होता है बच्चों, एम्परर पेंगुइन होता है। हमने ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि इनमें जो एम्परर पेंगुइन है वो सबसे लंबा और ब्लू पेंगुइन जो है वो सबसे छोटा होता है। जस्ट अबाउट एट फुट टाल, और इसकी जो हाइट होती है सिर्फ 1 फुट के बराबर होती है। पेंगुइन स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ देयर लाइव्स इन ओशियन, अपना लगभग आधा जीवन ये किसमें बिता देते हैं, ओशियन जो होते हैं, जो सागर का इलाका जो होता है उसमें बिता देते हैं। हंटिंग फॉर फिश, और फिश का जो है शिकार करते हैं। क्रिल और स्क्विड नाम के जो जीव जंतु हैं, उन जंतुओं का क्या करते हैं बच्चों, ये शिकार करते हैं और उनसे अपना भरण पोषण करते हैं।
दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज कॉल्ड रूकरीज। ये जो है बड़े बड़े समूह में रहते हैं और इनके जो समूह जो होते हैं उनको रूकरीज के नाम से जाना जाता है, या पेंगुइन के बड़े जो समूह हैं उनको रूकरीज के नाम से जाना जाता है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन गैदर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन, और जहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो क्या करते हैं, जो पेंगुइन है वो इकट्ठे होते हैं किसके लिए, ब्रीडिंग सेशन के लिए। ब्रीडिंग माने क्या होता है बच्चों, इसमें प्रजनन करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, यानी जब इनका प्रजनन का टाइम आता है तो क्या करते हैं, ये रूकरीज में, कॉलोनीज में इकट्ठे हो जाते हैं और अपना ब्रीडिंग करते हैं। बोथ पेरेंट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्टिंग द एग्स एंड फीडिंग द चिक्स। दोनों जो माता पिता क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं बच्चों की या अंडों की रक्षा करने में, और जो चिक्स यानी उसके बाद में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो चूजे जो होते हैं पेंगुइन्स के, उनको चिक्स बोलते हैं, उनको पूरा का पूरा खिलाने पिलाने का काम दोनों ही करते हैं। पेंगुइन्स आर आल्सो नोन देयर फ्रेंडली एंड प्लेफुल बिहेवियर। जो पेंगुइन है उनका फ्रेंडली और प्लेफुल बिहेवियर है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग आइस आर थ्रेटनिंग देयर नेचुरल हैबिटेट्स। क्या करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है और जो बर्फ का पिघलना है, उन एक तरह से खतरे की घंटी है किसके लिए, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के लिए। उनका जो प्राकृतिक जो आवास है, जो घर है, उसके लिए क्या चीज खतरे की घंटी है, क्लाइमेट चेंज और मेल्टिंग आइस। ये देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। Protecting the environment is important to ensure that these wonderful creatures continue to thrive in the wild. क्या करना है हमने, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, कि हमने क्या करना है, बचाना है किसको, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को। क्या करने के लिए, ये जो वंडरफुल क्रिएचर्स हैं इनको बचाने के लिए और इनको फलने फूलने में इस संसार में या बढ़ने में इनकी मदद करने के लिए, ताकि इनका जो वर्ल्ड है, इनका जो संसार है, जो वाइल्ड जीव जंतु हैं ये क्या करें, फलते फूलते रहें और इनकी संख्या बढ़ती रहे और ये कम ना हो, ये लुप्त ना हो। इसलिए हमें क्या करना होगा, एनवायरनमेंट को बचाना होगा। पहला क्वेश्चन है, पेंगुइन आर मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने सबसे पहले लाइन में पढ़ा था कि जो पेंगुइन है किसमें पाए जाते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसका जो पहले का जो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा आपके लिए, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। विच फीचर्स हेल्प पेंगुइन स्विम इफिशिएंटली। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो फिलिपर्स होती हैं, ठीक है, ये आंसर है। स्ट्रॉन्ग जो फिलिपर्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको तेजी से तैरने में सहायता करती हैं। एम्परर पेंगुइन इज अबाउट, देखो मैंने बिल्कुल वहां पे अंडरलाइन कर बताया था कि जो एम्परर पेंगुइन है वो लगभग 4 फुट के होते हैं और जो ब्लू पेंगुइन है वो लगभग 1 फीट के होते हैं। जो 1 फीट के कौन से होते हैं, वो होते हैं ब्लू पेंगुइन, ठीक है। और ये जो एम्परर पेंगुइन है कितने होते हैं, वो लगभग 4 फीट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में द वर्ड रूकरीज इन पैसेज रेफर टू, जो पेंगुइन्स का जो फीडिंग ग्राउंड होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये, ठीक है। जो पेंगुइन का क्या होता है बच्चों, जब ग्रुप्स होता है, जब ये ग्रुप्स में आकर एक साथ रहते हैं और कब के किस चीज के लिए, ब्रीडिंग के लिए, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पेंगुइन का जो है रूकरीज बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ऊपर, मैं चलो आपको ले भी चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो क्या कहलाया जाता है कि जो पेंगुइन है जब कॉलोनीज में आके रहने लग जाते हैं, लार्ज कॉलोनीज में, तो वो रूकरीज कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ये आंसर दे रखा है, यहाँ पे लार्ज ग्रुप्स ऑफ पेंगुइन लिविंग कॉल्ड रूकरीज, ठीक है, ये है। उसके बाद में है बच्चों 5वां क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पेंगुइन कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस बट कैन नॉट स्विम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने कहा था कि जो पेंगुइन है वो उड़ नहीं सकते बल्कि बहुत तेज तैर सकते हैं, लेकिन ये तो क्या कह रहा है, ये उड़ने की कह रहा है और ना तैरने की बात कह रहा है ना, लेकिन तैर सकते हैं वो, ये बिल्कुल उल्टा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और सही स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बट एक्सलेंट स्विमर। अगर ये लाइन होती तो ये लाइन ट्रू होती, और ये लाइन है तो ये लाइन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर लगाया है फॉल्स, और इसकी जो ट्रू स्टेटमेंट मैंने लिख दी है कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और जो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या रहेगी, वो फॉल्स रहेगी, ठीक है बच्चों।
ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स रहेगी, और अगर ये वाली स्टेटमेंट आती है तो ये ट्रू होगी, और ये जो ऊपर वाला आंसर है ये इसका आंसर है, ठीक है, इस लाइन का। मेंशन 2 मेन थ्रेट्स फेस्ड बाय पेंगुइन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैं वो हैं इनके लिए क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग आइस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला जो पहरा है वो है ईफिल टावर ए सिंबल ऑफ फ्रांस। ईफिल टावर फ्रांस का सिंबल कैसे है उसके बारे में ये है। पैसेज है द ईफिल टावर लोकेटेड इन पेरिस। जो ईफिल टावर है वो पेरिस में लोकेटेड है। फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द वर्ल्ड। और जो फ्रांस में ये जो है क्या है, एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क बन चुका है संसार का अब ये। इट वाज बिल्ट बाय इंजीनियर गुस्टेव ईफिल। ये गुस्टेव ईफिल जो इंजीनियर उसने बनाया था, एंड ओपनड टू द पब्लिक इन 1889। और पब्लिक के लिए बच्चों ये 1889 में खोला गया था एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड फेयर। संसार का जो है फेयर के रूप में, वर्ल्ड फेयर के रूप में। एट दैट टाइम, उस समय, इट वाज द टालेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे ऊंचा, या हम कह सकते हैं सबसे लंबा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था या ये इमारत थी, कह सकते हैं हम, ये ढांचा था। स्टैंडिंग एट 324 मीटर्स। ये लगभग 324 मीटर का लंबा था, इंक्लूडिंग इट्स एंटीना। और जो इसका एंटीना था उसको मिला करके इसकी जो ऊंचाई थी वो क्या थी, काफी ज्यादा थी, ठीक है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। द टावर इज मेड ऑफ ब्रोट, ठीक है, आयरन। जो ब्रोट आयरन मीन्स क्या होता है भाई, ये बनाया गया था, किससे बनाया गया था, ये आयरन से बनाया गया था, लोहे से बनाया गया था, ठीक है। एंड वे अराउंड 10,000 टन्स। और जिस आयरन से बनाया गया था उस आयरन का वजन लगभग लगभग कितना था बच्चों, 10,000 टन था, ठीक है। इट टुक ओवर 2 years and 2 months टू कंप्लीट। इसने लगभग 2 साल 2 महीने बनने में लगा, और लगभग 18,000 टन जो पार्ट्स है आयरन का वो इसके कंस्ट्रक्शन में लगा था। अराउंड 300 वर्कर हेल्प बिल्ड दैट टावर। और लगभग 300 जो वर्कर्स हैं उन्होंने इसमें हेल्प की थी, किसके लिए, इस टावर को बनाने के लिए। एंड वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट इंजीनियरिंग अचीवमेंट ऑफ इट्स टाइम। और उस समय की जो इंजीनियरिंग की, ठीक है, बहुत ही महान उपलब्धि ये मानी जाती है। अचीवमेंट मानी क्या होता है, उपलब्धि। ये उस समय की बहुत ही महान उपलब्धि ये मानी जाती है, ठीक है। टुडे द ईफिल अट्रैक्ट्स मोर देन 7 मिलियन विजिटर्स ईच ईयर। आज के समय माना जाता है कि जो ईफिल टावर है वो लगभग 7 मिलियन जो विजिटर्स हैं हर साल वहां पे आते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, मेकिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स। और यह अपने समय की सबसे ज्यादा विजिट की गई जो मोनूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। मोनूमेंट्स क्या होते हैं, ऐतिहासिक स्थल या स्मारक, उनमें से माना जाता है। और इट हैज 3 लेवल्स। इसके 3 लेवल्स हैं। विजिटर कैन टेक एलिवेटर्स। जो एलिवेटर्स जो हैं उनको लेकर के विजिटर्स इस पे जा सकते हैं। क्लाइंब द स्टेयर्स, इसकी सीढ़ियों से जा सकते हैं। एंड एंजॉय ए ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ पेरिस। और आंखों को भाने वाला या फिर अद्भुत, जो ब्रीथ टेकिंग माने क्या होता है भाई, आंखों को भाने वाला या अद्भुत जो व्यू है, जो नजारा है, उसका ले सकते हैं इस पे चढ़कर के। किस पे, ईफिल टावर पे। इंटरेस्टिंगली, और अगर सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, द टावर वाज नॉट लव्ड बाय एवरीवन। शुरुआत में जब टावर बना था बच्चों, किसी ने भी इसको पसंद नहीं किया था, ठीक है। मैनी पर्सियन, जो वहां पे फ्रांस के जो लोग थे उनको पारसी बोला जाता है, पर्शियन जो बोले जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेंज लगता है और इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। हाउएवर, जबकि ओवर द टाइम, समय बीतने के साथ साथ, इट बिकेम ए बिलाउड, ठीक है, बेलोड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। ये संसार में फ्रांस का सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला जो है सिंबल बन गया था, एक आइकन बन गई थी, प्रतिमा बन गई थी। और
वहाँ के जो आर्किटेक्चर और जो इनोवेशन है, वहाँ की वास्तुकला और नवाचार या नई सोच का एक प्रतिबिंब बन गई थी बच्चों। और आज उसको बहुत ज़्यादा पूरे संसार में जाना जाता है, माना जाता है। और एक टाइम था कि इसको कोई भी नहीं चाहता था। अब इसके बेस पे जो है हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में आ जाइए। हु डिजाइंड एंड बिल्ड द ईफिल टावर? किसने डिजाइन किया और किसने बनाया ईफिल टावर? तो सबसे पहला जो हमारा आंसर आता है वो आता है गुस्तेव ईफिल। जो गुस्तेव ईफिल है उसने ईफिल टावर बनाया था। देखो ये जो सारे आंसर बच्चों मैंने कहाँ से ढूंढे हैं, ये सारे आंसर पैसेज में से ही ढूंढे हैं। अगर आप पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें दिया गया है, देखिए, इट वॉज बुल्ट बाय इंजीनियर गुस्तेव ईफिल, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर पर्सन पढ़ेंगे और पर्सन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखने के बाद एक बार आपने पैसेज में नजर मारनी है मेरे बच्चों। आपको पैसेज में नजर मारते ही आपको आंसर मिल जाएगा और फिर उसी आंसर को आपने अपनी आंसर बुक में टिक करना है जब आप फाइनल पेपर देंगे। मैं आपको गारंटीड कहता हूं, अगर आप बड़े ध्यान से करोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऐसे ही बनाए हैं। It was in which year was the Eiffel Tower opened to public? पब्लिक के लिए कब खोला गया था? ये पब्लिक के लिए खोला गया था ये 1889 में। और ये भी आपके बिल्कुल पहरे में दिया गया है। अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि इट वाज ओपनड टू द पब्लिक इन 1889। ये 1889 में पब्लिक के लिए खोला गया था। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है आपको आगे आंसर में मिलेंगी, क्वेश्चंस में मिलेंगी। और ध्यान से अगर हम पैसेज पढ़ लेते हैं तो हमारा आधा पेपर सोल्व हो जाता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ टॉल इज द ईफिल टावर इंक्लूडिंग इट्स एंटीना? इसके एंटीना को मिलाकर के हमने अभी वहां पे निशान भी लगाया था, लगभग 324 मीटर, अबाउट 3 to 4 मीटर्स जो है इसकी हाइट है एंटीना को मिला करके। व्हाट डज द न्यूमेरिकल डाटा इन द पैसेज मेनली डिस्क्राइब? तो क्या बताता है भाई? द नंबर ऑफ लाइट्स यूज्ड इन द टावर, या फिर द कंस्ट्रक्शन टाइम, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेयर वो, या फिर द ईयर्स ऑफ रिनोवेशन। ये बताता है द कंस्ट्रक्शन टाइम, हाइट एंड विजिटर स्टैटिक्स, कि कितना कंस्ट्रक्शन में समय लगा, कितनी इसकी हाइट है और कितने विजिटर्स यहाँ पर हर साल विजिट करते हैं। तो हर साल यहाँ पे 7 मिलियन पीपल विजिट करते हैं। हाइट है इसकी 324 मीटर और इसको समय लगा था लगभग 2 वर्ष, ठीक है, और 2 महीने लगा था। और कितने कर्मचारी लगे थे? लगभग 300 वर्कर्स लगे थे बच्चों। इसमें कितने लगे थे? 300 वर्कर्स इसको पूरा करने के लिए लगे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईफिल टावर अट्रैक्ट्स ओवर हाउ मच विजिटर्स ईच ईयर? 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियंस जो है विजिटर्स ईच ईयर यहाँ पर आते हैं। ठीक है। वाई इज ईफिल टावर कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ फ्रांस? ये सिंबल ऑफ फ्रांस क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि इट बिकेम ए बेलाउड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस एंड एन आइकन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इनोवेशन आफ्टर इनिशियली बीइंग कंट्रोवर्शियल, कि बहुत ज्यादा विरोधाभास होने के बाद, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा विरोध होने के बाद में, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद में भी क्या हुआ था बच्चों? तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि व्हाई इज द ईफिल टावर कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ फ्रांस? जो ईफिल टावर है वो सिंबल क्यों माना जाता है फ्रांस का? क्योंकि इट इज बिकेम ए बेलव्ड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस एंड एन आइकन ऑफ आर्ट। बेटा क्या माना जाता है? ये वहां का जो है एक बहुत ही प्रिय सिंबल बन चुका है फ्रांस का, और वहां की एक तरह से ये प्रतीक चिन्ह भी बन चुका है वहां की आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का, एंड इनोवेशन, और वहां की जो संरचना है, जो ढांचा है, वहां की जो नवाचार है सोच का, उसका आफ्टर इनिशियली बीइंग कंट्रोवर्शियल, एक आंतरिक रूप से। वैसे तो शुरुआत में पहले इसका क्या हुआ था, काफी विरोध हुआ था, इस पे बहस हुई थी कि इसको नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन बाद में इसको क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स फ्रांच इंजीनियरिंग। ये क्या करता है? फ्रांस की जो इंजीनियरिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके एक्सीलेंस को और उसकी कल्चरल
आइडेंटिटी को, उसकी जो है बेटा सांस्कृतिक जो पहचान है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसलिए क्या हो गया, ये वहां की एक आइकन बन के उभरा और बाद में ये सिंबल बन गया वहां का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट ए कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 120 वर्ड्स गिवन इन अ स्टेबल टाइटल एंड मोड। आपने क्या करना है, 100 से 120 जो वर्ड्स हैं उसमें आपने स्टोरी लिखनी है। ये नीचे दिया गया है। A lazy boy never studied, failed in exam, decide to work hard, follows timetable, improves slowly, scores well and became confident। ठीक है, इसको आपने लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसका टाइटल दोगे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लेजी बॉय। इसका क्या दोगे आप, हिंट दोगे स्टोरी का, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लेजी बॉय, कि एक जो लेजी बॉय है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ए लेजी बॉय नेवर स्टडीड एंड फेल्ड इन हिज एग्जाम। एक जो लेजी बॉय है वो कभी पढ़ता नहीं था और एग्जाम में फेल होता था। डिसअपॉइंटेड, काफी वो हताश या निराश रहता था। विद हिज रिजल्ट्स, अपने परिणामों से। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, उसने निर्णय लिया कि वो कठिन मेहनत करेगा यानी पढ़ाई करेगा। ही मेड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, उसने एक कठिन टाइम टेबल बनाया। फॉलोड इट एवरी डे, और उसने इसका हर रोज उसको क्या किया, फॉलो किया। स्लोली हिज एफर्ट्स बिगिन टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे बेटा जो क्या हो गया, उसके जो एफर्ट्स थे उससे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हुई। एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग वेल इन टेस्ट, और उसने धीरे धीरे क्या कर दिया, जो स्कोर थे उनमें अच्छा करना शुरू कर दिया। विद ईच सक्सेस, हर सफलता के साथ में, ही बिकेम कॉन्फिडेंस, वह हमेशा कॉन्फिडेंट रहा। एंड प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, और अपनी उपलब्धियों पे उसने गर्व किया। ही लर्न दैट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, उसने ये सीखा कि जो डेडिकेशन से और डिसिप्लिन से कैन टर्न फेलियर इनटू अ ट्रम्प, कि जो फेलियर से आप उसमें किसमें, एक जीत में, एक सफलता में उसको तब्दील कर सकते हो। किसको, फेलियर को। किसके साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आप अच्छे से चीजों में ध्यान लगाते हो बच्चा, तो कोई भी चीज आपको विजय से नहीं रोक सकती है। आप पक्का पक्का क्या करेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे। और इसका जो मोरल हो गया, हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, कि जो आपकी हार्ड वर्क है और आपकी जो परसेवरेंस है, यानी आपका जो परिश्रम है, आपकी जो लगन है, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो फेलियर है उसको आप सक्सेस में तब्दील कर सकते हो। और वो किसी चीज से हो सकता है, वो प्रिजर्वेंस से हो सकता है और आपके हार्ड वर्क से हो सकता है। यानी आप कठिन मेहनत करोगे और आप सच्ची लगन से परिश्रम करते रहेंगे तो यू विल सक्सीड वन डे, आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें एक स्टोरी आपने फिर लिखनी है कि while walking home from school, a girl found a lost wallet on the road. It had money and an address inside. She wondered what to do next. यानी लड़की आई, उसने देखा, वैलेट देखा और रोड पे पड़ा था, उसमें मनी थे, उसमें एड्रेस था, और वो हैरान हुई कि अब क्या करना चाहिए। तो इसमें जो इसका जो टाइटल है वो हम क्या बनाएंगे, द ऑनेस्ट फाइंड। ठीक है, द ऑनेस्ट फाइंड, ये इसका टाइटल है। और या फिर आप ऑनेस्ट गर्ल कर सकते हो इसमें, या आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑनेस्ट के साथ में ऑनेस्ट फाइंड या ऑनेस्ट गर्ल सही रहेगा। ठीक है, हो सकता है टाइप गलत हो गया होगा मेरे से। ठीक है, while walking home from school, स्कूल से घर आते समय, ए गर्ल फाउंड ए लॉस्ट वैलेट ऑन द रोड, एक लड़की को वैलेट मिलता है कहाँ पे, रोड पे। इट हैड मनी एंड एन एड्रेस इनसाइड, इसके अंदर पैसे थे और एड्रेस भी था। एड्रेस क्यों होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आईडी बेटा उसके पर्स में होती है। अगर आपको भी किसी का वैलेट मिल जाए तो आपको उसका वैलेट हमेशा रिटर्न करना चाहिए। सी वंडर्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड डिसाइड टू रिटर्न इट इन टू इट्स ओनर, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, और उसने उसको सोचा कि मैं इसको क्या करूंगी, इसके जो ओनर है उसको रिटर्न कर दूंगी। सी ट्रेस द एड्रेस, उसने एड्रेस ट्रेस किया। नॉक्ड ऑन द डोर, और डोर को नॉक किया। एंड हैंडेड ओवर द वैलेट, और उसने वैलेट को उसको हैंड ओवर कर दिया। द ग्रेटफुल ओनर प्रेज्ड हर ऑनेस्टी एंड रिवार्डेड हर विद अ स्मॉल गिफ्ट, जो ग्रेटफुल जो ओनर था उसने उसकी प्रेज की, प्रशंसा की, और उसने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसको क्या किया, रिवार्ड किया, लड़की को गिफ्ट के रूप में दिया। द गर्ल फेल्ट प्राउड, लड़की को बहुत खुशी हुई। ऑफ डूइंग द राइट थिंग, कि उसने क्या किया है, सही कार्य
किया है। इसका मोल क्या हो गया बच्चों? इसका मोल हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, यानी उससे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपने एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, इसमें कम से कम आपने 100 वर्ड्स से 120 वर्ड्स लिखने हैं, और ये है इंपॉर्टेंट ऑफ क्लीनिनेस, यानी सफाई या स्वच्छता को लेकर के ये आपका टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं इस पे। क्लीनिनेस मीन्स कीपिंग सराउंडिंग्स फ्री फ्रॉम डर्ट एंड डिसऑर्डर। जो सफाई का मतलब क्या है बच्चों? अपने आसपास में उसको डर्ट फ्री रखना, यानी गंदगी से मुक्त रखना, और डिसऑर्डर से मुक्त रखना। डिसऑर्डर मीन्स होता है कि किसी भी चीज को हम अलग अलग ढंग से रख देते हैं। ठीक है, अजीबोगरीब ढंग से कोई चीज रख देते हैं तो उससे हमने क्या करना है, इसको अलग करके रखना चाहिए। जैसे इट ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स लाइक बेटर हेल्थ, डिसिप्लिन एंड गुड हैबिट्स। और अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो इसमें कई फायदे होते हैं आपको। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि सफाई में रहोगे तो अपने आप अच्छी हेल्थ बन जाएगी। आप डिसिप्लिन रहोगे और आपके अंदर गुड हैबिट्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अ क्लीन एनवायरनमेंट प्रिवेंट्स डिजीज एंड मेक पीपल फील पॉजिटिव। बेटा एक साफ सुथरा जो माहौल होता है, जो पर्यावरण होता है, वो क्या करता है? प्रिवेंट, रोकता है डिजीज, बीमारियों को, और पीपल्स को क्या करता है? पॉजिटिव बनाने में सहायता देता है। यानी इससे क्या होते हैं, जो लोग हैं वो काफी पॉजिटिव फील करते हैं। टू कीप सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड स्वीप रेगुलरली, हमें हर रोज पोछा या झाड़ू लगानी चाहिए। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, जो वेस्टेज है उसको प्रॉपरली हमने डिस्पोज करना चाहिए, यानी उसको हमें डस्टबिन में या जहां भी उसकी जगह उस पर पहुंचाना चाहिए। एंड मेंटेन हाइजीन, और हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का काफी ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स प्ले ए विटल रोल इन मेंटेनिंग क्लीनिनेस, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक इसमें बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं साफ सफाई करके। बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्लीनिंग, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? क्लीनिंग ड्राइव करके। क्लीनिंग ड्राइव स्वच्छता अभियान चला करके, या फिर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर अदर्स, और वो ऐसे क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में कई बार स्वच्छता अभियान चलाते हो, स्कूल में साफ सफाई करते हो, और आसपास के जो मोहल्लों में भी आप कैंपेन के लिए कई बार जाते हैं स्कूलों से, वैसे ही क्लीननेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी बिकॉज इट प्रमोट्स अ हेल्थी लाइफस्टाइल। जो साफ सफाई वो क्या करती है, सोसाइटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रमोट करती है एक हेल्दी यानी स्वस्थ जीवन शैली को। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या होता है बच्चों, जो कार्य अक्षमता है, जो उत्पादकता है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। एंड रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी, और इससे क्या होता है, एक जो कम्युनिटी है उसका जो कल्चर है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, वो भी प्रदर्शित होता है। ए क्लीन सोसाइटी इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, एक जो क्लीन सोसाइटी है वो साइन है किस चीज का? प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का, बढ़ोतरी का। रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स, इससे अपने आप के अंदर और दूसरे के प्रति भी जो रिस्पेक्ट की जो भावना है, जो आदर की जो भावना है, उसका निर्माण होता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक था, आवर स्कूल गार्डन, कि हमारे स्कूल का गार्डन कैसा है या कैसा होना चाहिए। तो इसमें आएगा, आवर स्कूल गार्डन इज ए ब्यूटीफुल ग्रीन स्पेस फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, कि हमारा जो स्कूल गार्डन है वो बहुत ही हरा भरा अच्छा स्थान है, और वो रंग बिरंगे फ्लावर से भरा हुआ है, टॉल ट्रीज से भरा हुआ है, वेरियस प्लांट्स यानी विविध पौधे वहां पे हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के द्वारा मेंटेन रखा जाता है इसको, यानी सही तरीके से स्टूडेंट्स को रखते हैं, टीचर्स सही रखते हैं इसको, और जो गार्डनर हैं वो भी इसको सही रखने में सहयोग देते हैं, और वाटर देते हैं इसमें। और ट्रिम द बसेस रेगुलरली, और इसकी जो झाड़ियां हैं उनको क्या करते हैं, वो दिन प्रतिदिन उसको बेटे ट्रिम करते रहते हैं, उनको काटते रहते हैं, यानी जैसे आगे झाड़ियां बड़ी हो जाती हैं, जो हेज वगैरह होती हैं, तो उसको ट्रिम करके उसको सुंदर बनाया जाता है। वी इंजॉय, हम क्या करते हैं इसमें आनंद लेते हैं। मैनी एक्टिविटीज, बहुत गतिविधियां करके। लाइक नेचर क्लब मीटिंग, नेचर की क्लब जो मीटिंग होती है उसमें। रीडिंग अंडर द शेड्स, और पेड़ों के नीचे बैठ करके। एंड आउटडोर गेम्स, और जो बाहर के जो गेम्स हैं
उससे भी हम क्या करते हैं, वहां पे खेलते हैं। द गार्डन एड्स फ्रेशनेस एंड ब्यूटी टू आवर स्कूल। जो गार्डन है वो क्या करता है, ताजगी और सुंदरता हमारे स्कूल के अंदर भर देता है। मेकिंग द एनवायरनमेंट प्लीजेंट एंड इंस्पायरिंग। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है काफी प्लीजेंट रहता है, सुखद रहता है और इंस्पायरिंग रहता है, यानी वो प्रेरणा देता रहता है, यानी वो हमें प्रेरित करता रहता है। आई लव स्पेंडिंग टाइम इन द गार्डन बिकॉज इट गिव्स मी पीस एंड ए चांस टू लर्न अबाउट नेचर। मैं बहुत पसंद करता हूँ वहां पे समय बिताना, कहाँ पे, गार्डन में। क्यों? क्योंकि मुझे शांति देता है और मुझे नेचर से सीखने का मौका देता है। द लस सराउंडिंग, लस माने क्या होता है, जो हरा भरा, जो घना जो भाग है वहां का। मोटिवेट, मुझे मोटिवेट करता है टू केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड अप्रिशिएट इट्स वैल्यू, कि हम अपने पर्यावरण की केयर करें और क्या करें, इसकी जो वैल्यू है उसका अप्रिसिएशन करें, उसकी हम क्या करें, उसके बारे में जाने, सीखे, समझे। ठीक है। अब आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो है आपके सेक्शन सी में, और सेक्शन सी आपका रहेगा ग्रामर से रिलेटेड। और ग्रामर में भी आपने बड़े ध्यान से ग्रामर करनी है और ये सीखना है, समझना है कि ग्रामर कैसे करनी है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और सबसे पहला जो पहला पार्ट है वो है हमारा नरेशन का। द बॉय सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क। द बॉय सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या है, द बॉय, और द बॉय के हिसाब से कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही। और आई के सामने क्या आता है बच्चों, आई के सामने ही आता है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में आ जाएगा। द बॉय सेड, दैट से कॉमास खोलते हैं, आपको पता होगा। दैट ही वुड, विल किस में चला जाएगा, वुड में चला जाएगा। फिनिश और माई होमवर्क किस में चला जाएगा, ही के अकॉर्डिंग सेकंड पॉजिटिव रूप कौन सा होता है इसका, हिज होता है। ठीक है, हिज होमवर्क। और नाउ किस में चेंज होगा, नाउ चेंज होगा देन में। तो इस तरह से किस में बदल जाएगा, द बॉय सेड दैट ही वुड फिनिश हिज होमवर्क देन। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप उसको ऐसे चेंज कर देना। सी सेड, उसने कहा, डू यू नो द आंसर। सी सेड, उसने कहा, डू यू नो द आंसर, क्या आपको इसका आंसर पता है। ये सेंटेंस हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके जो कोमाज हैं, ये जो कोमाज होते हैं बेटा, इन्वर्टेड कोमाज, ये किससे खुलते हैं, ये इफ से या वेदर से, WHETHER। ठीक है, इससे खुलते हैं। ठीक है, तो इससे कोमाज खुलते हैं। ठीक है। सी आस्क्ड इफ आई नो द आंसर, उसने उससे पूछा कि क्या मैं आंसर जानती हूँ। रीता सेड टू हर मदर, वेयर आर यू गोइंग। ये भी सेंटेंस कैसा है बच्चों, ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इसमें जब WH वाले सेंटेंस होते हैं उसमें इफ या वेदर नहीं लगता है। उसमें जब इस सेंटेंस को हम जब जनरल सेंटेंस बनाते हैं या जब इसका हम नरेशन चेंज करते हैं तो उसमें हम इफ या वेदर नहीं लगते हैं। WH फैमिली वाले जब सेंटेंस होते हैं, जैसे WH फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं, हूँ, व्हाट, हुम, वेयर, है ना। तो जब ये सेंटेंस होते हैं, तो जब हम इन कोमाज को हटाते हैं तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सॉरी सेंटेंस कह रहा हूं मैं, ये जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड से ही हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में ही कंजक्टर्स हैं, ये अपने आप में कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, रीटा आस्क्ड, इसमें क्या हो जाता है, हमने जैसे पढ़ा भी है, पता भी है कि सेड टू किस में जाता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आस्क्ड में चेंज होता है। ठीक है, रीटा आस्क्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हर मदर, हर मदर यू, तो हर मदर मीन्स फीमेल, और फीमेल को हम किससे डोमिनेट करते हैं, किससे हम बताते हैं कि फीमेल किससे होता है, फीमेल का होता है सी प्रोनाउन होता है फीमेल के लिए। तो यू के सामने क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, यू के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। रीटा आस्क्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने साथियों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वो भी सीखे, जाने। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। आपने क्या करना है, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये 4 सेंटेंस थे बच्चों, ये टाइप करते समय जब मैंने टाइप किया तो हो सकता है मेरे पे वहाँ से मिस हो गए हुए। तो यहाँ पे जो 4 सेंटेंस थे उसमें जो करेक्टली जो सेंटेंस था वो ये सेंटेंस था जिसमें सही से पंचुएशन का यूज किया गया है। मैं आपको क्लास में कई बार बताता हूँ कि हमेशा
सेंटेंस का जब भी कोई पहला वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। कोई भी नाउन होती है वो भी कैपिटल होती है। और एंड में हम हमेशा बताते हैं कि हमें फुल स्टॉप जरूर लगाना चाहिए, या सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद में इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि माई ब्रदर के बाद में कोमा, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता था, फिर कोमा, इज कमिंग होम टुमारो, वह कल घर आ रहा है। ये इस सेंटेंस का करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस है, ठीक है। पंचुएशन मीन्स हमें ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल रूप से क्या करेक्शन होनी है, ठीक है, या क्या चीज सही है क्या नहीं है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन, इसमें भी फिर वही आ गया, पंचुएशन करेक्ट करनी है हमने। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज में से यह कितना सुंदर नज़ारा है। और जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, यानी उन सेंटेंस के सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है ताकि हमें ये पता चले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स, ठीक है, करेक्ट एडजेक्टिव इन फोर्स, आपने इनमें से कोई 4 करने हैं और इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव का आपने चयन करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शी हैज मैनी फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट वन। तो इसमें जो है करेक्ट एडजेक्टिव्स भरने हैं। तो एडजेक्टिव्स बताओ मुझे इसमें क्या क्या होंगे, कौन बता सकता है? चलिए आपके लिए पहले छोड़ता हूं मैं, अगर आप में से कोई बता सकता है तो फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। तो एक बार मैं सोचता हूं कि आप लोग देखें कि इसमें करेक्ट जो एडजेक्टिव है वो क्या रहेगा। बताइए बच्चों, बताइए, शाबाश। देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हैवियर देन, हैवियर इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें ब्राइटेस्ट है, इसमें क्या है, देयर इज सम मिल्क लेफ्ट, ठीक है, ये इसमें एडजेक्टिव है। और इसमें क्या है, ये क्लोजर एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट एडजेक्टिव्स हैं। ये आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे मैनी, ठीक है, हैवियर, ऐसे दे रखे होंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। यानी जब बॉक्स की बात होगी तो हैवी क्या होगा, बॉक्स होगा। तो ऐसे हमने क्या करना है, छाट छाट के भरना है। सी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके कई मित्र हैं, हम इसमें सम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या काउंटेबल नाउन है। और बॉक्स हैवियर देन दैट वन, यानी उस बॉक्स से ज्यादा हैवियर बॉक्स ये है, ठीक है। ही वोर ब्राइटेस्ट क्लोथ्स इन द पार्टी, ब्राइटेस्ट क्या हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नहीं हो सकता, हैवियर हो सकता, बॉक्स हो सकता, नहीं हो सकता, मिल्क ब्राइटेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और क्लोजर, रोड की बात हो रही है तो क्लोजर नहीं हो सकता। ब्रोटियस्ट क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। हमने देखना है कि कौन सी चीज किसको सही से क्या कर रही है, डिनोट कर रही है या बता रही है, उसी हिसाब से हमने क्या करना है, हमने इसमें लगाना है। ये सारे सारे क्या है जो मैं इनके नीचे निशान लगा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ब्राइटेस्ट, सम और क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है विच रूट वर्ड्स विद द करेक्ट परफिक्स टू फॉर्म ऑपोजिट वन, आपके जैसे आते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने इम, अन, इन और इलीगल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ करके सुफिक्स और परफिक्स बनाना है। ये हमने क्लास में किए भी थे। तो पॉसिबल के साथ जब इम जुड़ता है तो इम्पॉसिबल बनता है, हैप्पी के साथ जब अन जुड़ता है तो अनहैप्पी बनता है, और करेक्ट के साथ जब इन जुड़ता है तो इनकरेक्ट जुड़ता है, और लीगल के साथ जब इल जुड़ता है तो इलीगल बनता है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपने करने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमने अब सेंटेंस को बताना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो का मतलब होता है बच्चों, जब आप किसी को आदेश दे रहे हो या कमांड दे रहे हो तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, वो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं, ये ध्यान देना है। डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, देखो जिस भी सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है,
प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट ए फंटास्टिक परफॉर्मेंस दैट वाज। जब सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ऐसे वाला मार्क, तो वो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब सेंटेंस में कोई भी चीज नहीं होती है, ना तो नोट होता है और ना ही ऐसे कोई मार्क्स लास्ट में होते हैं, और लास्ट में आपको क्या मिलता है, सिर्फ फुल स्टॉप मिलता है, तो वो सेंटेंस होते हैं एसरेटिव सेंटेंसेज। कौन से होते हैं? एसरेटिव सेंटेंसेज या सिंपल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। ठीक है। और अगर इनमें कहीं पे नोट होता तो क्या आ जाता? NOT नोट, तो वो हो जाता नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है बच्चों? वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखो मैंने एक दो चीजें मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अब आ गया भाई हमारा पैसेज जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। Our visit to National War Memorial begin with our teacher explaining that even after independence। जो बच्चे थे कुछ वार मेमोरियल में घूमने के लिए गए, और वहां पर जब गए तो टीचर्स ने उसको बताया कि किस तरह से जो हमारा जो संसार है, जो सॉरी संसार कह रहा हूँ, हमारे जो देश में जो है स्वतंत्रता के बाद भी इंडिया हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, कि भारत को अपने आप को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और एंड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे इज बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन वुमेन हु हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर डिकेड्स। और बताया कि जो आज़ादी और जो सुरक्षा हम एंजॉय कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो बहुत सारे बहादुर आदमी और औरतों की वजह से है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कई दशकों से क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सैडली सी सेड, यानी जो टीचर उसने बड़ी ही उदासी से कहा, वार ऑलवेज टेक इट्स टोल। जो वार है, युद्ध है, वो हमेशा अपना कर वसूलते हैं। एंड देयरफॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। और इसी तरह से कई सारे जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, उन्हें अपना जो जीवन है वो कुर्बान करना पड़ा 1947 की आज़ादी के बाद भी। दिस इज व्हाट मेक्स monument like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom। और कहते हैं इसलिए यही वजह है कि जो मोनूमेंट है, जो स्मारक है, जिसको हम नेशनल वार मेमोरियल के नाम से जाने जाते हैं, वो इन्हीं चीजों को ना भूले हम, उन फ्रीडम फाइटर्स की चीजों को, इसी के लिए जो है वो बनाई गई है। वी आर अवेयर, हम जागरूक हैं, हमेशा जागरूक हैं। द पेन एंड हॉरर ऑफ द वार, जो दर्द और जो पीड़ा, जो डर होता है वार का, उससे। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल, कि हर वो ईंट जो मेमोरियल में जुड़ी है, इज कॉल्ड अ टैबलेट, उसको टैबलेट के नाम से जाना जाता है। टैबलेट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बच्चों टैबलेट क्या होती है? टैबलेट का मतलब होता है गोली या लेखन पट्टी। ठीक है। यहाँ पे टैबलेट का मतलब क्या है? लेखन पट्टी। ठीक है। लिखने वाली पट्टी है यहाँ पे। वैसे टैबलेट होता है, गोली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लेखन पट्टी है। एंड इट बियर्स द नेम ऑफ द सोल्जर हु फॉट इन फॉर इंडिया एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर फ्रॉम 1947 टिल डेथ। और इसमें हर उस फ्रीडम फाइटर का नाम लिखा हुआ है जिसने अपना जीवन 1947 से लेकर के आज की तारीख तक भारत के नाम कर दिया, या उन्होंने अपना जो सर्वोच्च बलिदान था वो देश के नाम कर दिया, यानी अपनी जो जीवन था वो न्यौछावर कर दिया। इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट इन 1962, जब भारत और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ या लड़ाई हुई उस समय भी, और जब भारत के साथ में 1965 और 1971 में लड़ाई हुई तब भी, और जब कारगिल का वार हुआ, कारगिल का वार कब हुआ था? 1999 में, तब भी क्या किया? बहुत सारे जो वीर जवान उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। देयर आर 29,000 टैबलेट्स इन विच मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ द फॉलन सोल्जर्स हैव बीन एच्ड। ठीक है। एच्ड। ठीक है। अभी भी क्या है? उसमें लगभग 29,000 टैबलेट्स वहां पे हैं, और उनमें लगभग 26,000 जो सोल्जर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नाम वहां पर क्या कर रखे हैं बच्चों? उनकी नक्काशी की हुई है, उनको अंकित किया हुआ है। एच्ड माने क्या होता है? एच्ड माने क्या होता है? जो ACHED, एच्ड माने क्या होता है? इसका मतलब होता है नक्काशी करना। उनका नाम वहां पे गुदा हुआ है या लिखा हुआ है। ठीक है।
तो इसी के आधार पर हम प्रश्न पढ़ते हैं। द चैप्टर एक्सप्लेन दैट इंडियन हैड टू फाइट मैनी वार्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्लैंक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस आ जाएगा। और आप इसमें पैसेज में आप ऊपर देख भी सकते हो, ये देखो बिल्कुल टीचर ने एक्सप्लेन किया कि इंडियन हैव टू, इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे जो वार थे वो लड़ने पड़े थे। ठीक है, ईच ब्रिक ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल इज कॉल्ड, जो ईच ब्रिक है उसको टैबलेट के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था नकाशी जो पट्टी होती है वो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टैबलेट्स आर प्रेजेंट एट द मेमोरियल, मेमोरियल में लगभग 29,000 क्या है टैबलेट्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे है 29,000 टैबलेट प्रेजेंट है और यहाँ पे 26,000 उन सैनिकों के नाम है। ठीक है, द वर्ड सेक्रीफाइस इन द पैसेज मीन्स टू प्रोटेक्ट। ठीक है, सेक्रीफाइस का मीन्स क्या है भाई, यहाँ पे बलिदान देना। ठीक है, टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल का मतलब होता है भाई, सॉरी मैं इसको, ये चार हैं, इस चारों में से बताना है। ठीक है, द वर्ड सेक्रीफाइस मीन्स टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल का है मतलब। ठीक है, कि हमने क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यूएबल अपना न्यौछावर करना है। किसको न्यौछावर करना है, देश के लिए। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब है यही होता है, टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल टू द कंट्री और टू एनीवन। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये है भाई, द नेशनल वार मेमोरियल ऑनर सोल्जर्स हु फॉट ओनली इन द कारगिल। बिल्कुल गलत है भाई, ये कारगिल के लिए नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो नेशनल वार मेमोरियल है सारे वॉर्स के लिए जो इंडियन ने लड़े थे, 1962 हो चाहे 1965 हो, 1971 हो, ठीक है, और या फिर 1909 जो कारगिल का युद्ध था उन सब के लिए था ये, जो वहां पे नाम गुदे हुए हैं। ठीक है, ये जो है भाई अगले बार है पेंडिलाइन। ठीक है, पेंडिलाइन हुज फूजी हेड। अगला जो पैरा है, पैसेज है, वो पोएम से है। ए डेंडी लाइन, ठीक है, ए डेंडिलाइन फूजी हेड वाज गोल्डन डेज एगो। वो कहता है कि जो एक डेंडिलाइन जो है वो एक प्रकार का जो फूल है कई दिनों पहले, वाज गोल्डन डेज एगो, जब उसके गोल्डन डेज थे उस समय की बात है ये, वाज टर्न इनटू एरी पैरासूट, वो एक दिन हवाई पैरासूट में तब्दील हो गया। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और वो क्या हो जाता है जैसे ही आप उस पर क्या करते हो, फूक मारते हो, तो क्या करता है वो धुंधला हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि एक तरह का एक बबल सा या फिर एक फूल सा, जो हम आम भाषा में आकटे का पेड़ बोलते हैं कई जगह पे, उसका एक फूल सा क्या होता है, हवा में उड़ता रहता है, और जैसे आप फूक मारते हो तो एकदम से वो गायब सा हो जाता है। ठीक है, वो हल्का सा पैराशूट सा बना आसमान में विचरण करता रहता है। ये उसी से रिलेटेड पोयम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक द पोइट यूजेज द वर्ड पैराशूट टू डिस्क्राइब द डेंडेलाइन सीड। तो डेंडेलाइन सीड को क्यों जो राइटर है वो पैराशूट करके पुकारता है, क्योंकि द पोइट यूजेज पैराशूट टू डिस्क्राइब द डेंडेलाइन सीड बिकॉज द फ्लैपी सीड डिस्प्रेस इन द एयर लाइक पैराशूट कैरिंग देम अवे। क्योंकि वो जो डेंडेलाइन सीड है उसके ऊपर के जो फूल सा है, वो फूल सा क्या करता है, वो छोटे से बीज को अपने साथ हवा में लेके ऐसे उड़ता रहता है जैसे कि एक पैराशूट जो है एक व्यक्ति को लेके आसमान में उड़ता है। इसलिए राइटर ने उसको क्या किया है, उस सीड के ऊपर का जो भाग है, उस फ्लपी सीड को, यानी फूल से पत्तियों वाला जो सीड है उसको उसने डेंडेलाइन सीड के नाम से पुकारा है। ठीक है, हाउ डज द पोइट शो दैट द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेंडेलाइन। पोइट ने कैसे कहा कि जो पैसेज है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है, किसका, डेंडेलियन का। द पोएट शोज टाइम पासिंग फ्रॉम द गोल्डन यूथफुल एज ऑफ द फ्लावर टू द लेटर स्टेज वेयर द सीड्स बिकेम एरी पैरासूट। जो राइटर बताता है जब समय बीतने के साथ साथ जैसे ही जो वो बीज होता है वो गोल्डन यूथफुल स्टेज में होता है, जो फ्लावर हो, जब उसके लेटर स्टेज होती है तो क्या होता है, सीड जो है एक तरह से एरी पैरासूट सा बन जाता है, और वो बिल्कुल इंडिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन विद एज, अपने एज के साथ साथ क्या करता है वो ट्रांसफॉर्म होता जाता है, अपना रूप बदलता जाता है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लटर एंड फ्लूपी। जो फ्लटर और फ्लूपी उसका मतलब क्या होता है, फ्लटर होता है टू मूव क्विकली एंड लाइटली इन द एयर, वो क्या करता है
बहुत ही जल्दी मूव करना और हवा में बिल्कुल हल्का रहना। और फूजी जो होता है सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है, सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है बिल्कुल, यानी रूखा और मुलायम सा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब आता है भाई निषाद और माया वाला एक्सपर्ट डिटेक्टिव। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, जिसमें निषाद और माया दो बच्चे हैं, जो एक मिस्टर नाथ नाम का एक जो रेंटर है जो उनके घर के में रेंट पे रहता है, उसके बारे में वो क्या करते हैं, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। या तो उनका पड़ोसी है या उनका रेंटर है वो। निषाद एंड माया वर सस्पिशियस about Mr. Nath source of money because he lived simply but earned unusually large sums, hinting at illegal activities। निषाद और माया को ये शक होता है कि जो मिस्टर नाथ है उसके पास में सोर्स ऑफ मनी तो कुछ ना कुछ है भाई, क्योंकि वो सिंपली रहता है लेकिन वो इलीगली या अन्य टर्म्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और इसीलिए वो दोनों बच्चे उसका जो है क्या करने लग जाते हैं, जासूसी करने लग जाते हैं, उसके पीछे स्पाई के रूप में काम करने लग जाते हैं। व्हाट डज द पोएम्स जस्ट अबाउट द हिडन ब्यूटी एंड लाइफ फाउंड इन द मिडोज। जो पोएट है ये मिडो जो पोएम है, जो घास सतली जो है उससे रिलेटेड ये पोएम है। द पोएम्स जस्ट मिडोज हाइड नेचुरल ब्यूटी। जो पोएम सजेस्ट करती है कि जो मिडोज हैं उसी में ही जो नेचुरल ब्यूटी है वो रहती है, सिंपल लाइफ वो जीती है, रिवीलिंग जॉय, उसमें जो जॉय है जो खुशी है वो रहती है, एंड पीस इन ऑर्डिनरी सराउंडिंग, और वहाँ पे बहुत शांति होती है जो उस मिडोज के आसपास चारों ओर रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो गोपाल एंड हिल्सा फिश है। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है, पूरी बुक आएगी भाई शुरू से लेकर लास्ट तक, ये बात ध्यान देना आप। ये नहीं कि आप सोचो कि फर्स्ट टर्म को छोड़ दें सेकंड टर्म का ही रह जाएगा, नहीं, इसमें पूरा का पूरा आएगा। Why did Gopal's wife think that he had gone mad? What made her react that way? गोपाल की पत्नी ने क्यों सोचा कि जो गोपाल है वो पागल हो चुका है, और उसने ऐसा क्यों सोचा, क्या ऐसी चीज थी जो उसने ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। गोपाल्स वाइफ थॉट ही हैड गॉन मैड। गोपाल की वाइफ ने सोचा कि बिकॉज क्योंकि ही चेज्ड अ हिल्सा फिश रिलेंटलेसली, क्योंकि वो क्या कर रहा था, चेज कर रहा था किसको, हिल्सा फिश को, निरंतर बिना रुके हुए, यानी वो बिना रुके हुए हिल्सा फिश को ले हुए जा रहा था। हर रिएक्शन वाज फियर। उसका जो रिएक्शन था जिसे वो डर लग रहा था और उसे डिसबिलीव हो रहा था कि वो क्या हो गया है, आवेश में आ गया है। कौन आ गया है भाई, मिस्टर गोपाल, है ना। उसकी पत्नी कहती है ना, आर यू गोट मैड, वाई यू डूड हाफ सेव ऑन योर फेस एंड वाई यू आर स्मेयरिंग एस ऑन योर फेस। उसने कहा कि तुम अपने चेहरे पे ये काली क्यों लगा रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, और तुमने आधे सेव क्यों किया है चेहरे को। बिल्कुल पढ़ा था ना ये वाला चैप्टर, हाँ। What change occurs in the boy's understanding of snakes by the end of the poem? जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो थी सांप को लेकर के वो क्या थी, और पोएम के अंत में उसकी अंडरस्टैंडिंग किस चीज में बदल गई। बाय द एंड द बॉय अंडरस्टैंड द स्नेक्स आर नॉट ऑलवेज इवल। पोएम के अंत में जो बॉय है उसको पता चल गया कि सारे जो सांप है वो खतरनाक नहीं होते हैं, दे कैन बी हार्मलेस एंड पार्ट ऑफ नेचर बैलेंस, और वो इस नेचर का, इस प्रकृति का जो बैलेंस बनाने के लिए उसका एक हिस्सा है, और वो हार्मलेस भी होते हैं, वो बिना नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं। अगला है हाउ इज फायर डिस्क्राइब एज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस इन द लेसन। लेसन में जो फायर है वो किस तरह से डेंजरस और फायदेमंद बताई गई है। फायर इज यूजफुल फॉर कुकिंग एंड वार्मथ। जो आग है वो क्या है, कुकिंग के लिए और हमें गर्म रखने के लिए काफी लाभदायक है, और ये डेंजरस भी है, खतरनाक भी है, क्योंकि कैन बर्न एंड डिस्ट्रॉय इफ अनकंट्रोल। ये जला सकती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो। अगर आग अनकंट्रोल हो जाएगी तो क्या करेगी बच्चों, सब कुछ जला करके नष्ट कर देगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के साथ में साझा करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल और जो नॉलेज वाले जो वीडियोज हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।
and have a nice day. Bye bye.